नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है तो इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत 10-2014 का प्रश्न है। प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है संविधान की उद्देशिका में, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तीसरा है मूल कर्तव्यों में, चौथा है 9वीं अनुसूची में। तो आप लोग अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। और खबरें तक अगर हम बढ़े तो उससे पहले हम देखेंगे इस प्रश्न को ध्यान से देखा जाए तो इसमें आप लोग के लिए कुछ और प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न एक और बन सकता है कि संविधान की उद्देशिका जो प्रस्तावना है उसे भारत के संविधान में कब शामिल किया गया, कब उसे लागू किया, मतलब कब उसे मान्यता दी गई। और दूसरा प्रश्न आप लोग से रहेगा कि आप लोग बताइए कि मूल कर्तव्यों को भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया और कब शामिल किया गया, और अब तक जो वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। और 9वीं अनुसूची है उसमें क्या क्या प्रावधान है और इसे कब संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा गया। क्योंकि आपको पता है हमारा जब संविधान बन रहा था मूल संविधान में हमारे केवल 8 ही अनुसूची थी। मूल संविधान का मतलब ये होता है कि जब संविधान बन रहा था, आपको पता है 1946 से लेकर 1949 तक संविधान बनने की पूरी प्रक्रिया चली थी। तो उसमें जितने भी मूल संविधान में जो भी लाए, जैसे 8 अनुसूची हो गई, 22 भाग हो गए, 395 अनुच्छेद हो गए, ये के सारे जो पूरे प्रावधान थे पूरे मूल संविधान में थे। और आपको पता होगा जो हमारे संविधान की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी सदस्य के रूप में जिन्हें चुना गया था उस सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जो सबसे वरिष्ठ उस समय के नेता थे। और जो 11 दिसंबर 1946 की जो दूसरी बैठक हुई थी वो आपको पता है उसमें स्थायी अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार अपना संभाल चुके हैं। तो आप लोग जो ये आप लोग से प्रश्न पूछेंगे इस टाइम में, तो इसे अभी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। केंद्र को आरबीआई देगा 2.11 लाख करोड़ का लाभांश। बैंक के केंद्रीय बोर्ड का अब तक की सबसे ज़्यादा धन राशि देने का फैसला किया है। सीआरबी का प्रतिशत बढ़ाकर 6.5% करने की बढ़ी लाभांश की राशि। आपको पता होगा जब भी कोई बड़ी कंपनी या भी कोई भी कंपनी जब उसमें काफ़ी ज़्यादा निवेश वृद्धि होती है तो अपने जो उसके जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ वो अपना पैसा प्रदान करता है। तो आपको पता है जो आरबीआई है उसका केवल एक ही मात्र जो शेयर होल्डर है वो भारत सरकार है। तो भारत पहली बार ये हुआ है कि जो आरबीआई जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यह एक केंद्रीय बैंक है, इसका जो पूरा अधिकार है वो भारत इसमें जो जिस आरबीआई का जो पूरा अधिकार है वो भारत सरकार का है। इसमें कोई और अन्य कंपनियों का इसमें कोई अधिकार नहीं, कोई न राज्य सरकार न भी कोई अन्य संस्थानों का इसमें कोई अधिकार नहीं है, पूरा इसमें भारत सरकार का है। तो आप लोग भी सोच रहे हैं कि आरबीआई भी क्या पैसा कमाता है। आपको बता दें पैसा किस तरह कमाता है। तो अगर हम बात करें कि आरबीआई सभी, जैसे आपको पता है सभी बैंकों के ये नियंत्रण के साथ साथ ऋण भी प्रदान करता है। आरबीआई अलग अलग देशों की मुद्रा में निवेश भी करता है, आरबीआई स्वर्ण निवेश भी करता है। इन सब में आरबीआई एक अच्छा खासा लाभ कमाता है। इसके साथ साथ आरबीआई के कुछ खर्चे भी होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि जो करेंसी नोट वगैरह छपते हैं ये सब आरबीआई के ही काम होते हैं। आरबीआई ट्रेनिंग भी कराता है वगैरह वगैरह, इन सब काम में आरबीआई के भी खर्चे होते हैं। लेकिन ये इस बार केंद्र सरकार को आरबीआई ने एक अच्छा खासा रुपया दिया है और ये सबसे बड़ी मतलब अब तक का सबसे बड़ा ये आंकड़ा हुआ है। आपको पता होगा आरबीआई इस बार 2,10,874 करोड़ रुपए आरबीआई ने शेयर होल्डर के रूप में केंद्र सरकार को ये पूरा पैसा प्रदान किया है। और आपको पता है आरबीआई कुछ पैसे अपने पास रखता है, पूरे 100% में लगभग 5 से 6% से पैसा अपने पास रखता है, यानी कोई आर्थिक समय के लिए, मतलब कोई अगर आर्थिक परिस्थितियों के लिए ऐसा पैसे बचा के रखता है। इस बार उसने इससे पहले रखता था 5.5 से 6.5% तक, लेकिन इस बार अपने कुछ इसने राशि बढ़ा दी है, इसने 6.5% तक अपनी राशि कर दी है। तो यही पूरा इसका पूरा रिकॉर्ड है।
फॉर्म से सार्वजनिक किया तो मतदाताओं में भ्रम फैलेगा। आयोग की तरफ से ये जानकारी है। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग एक संविधान संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात की गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आप लोग का पूरा आम चुनाव होता है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब का चुनाव पूरा भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। और आपको पता होगा ये एक संवैधानिक निकाय है। इसके जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन है, और जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो राजीव कुमार है। और आपको बता दें, जो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो रमा देवी थी, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। और जो चुनाव आयोग है उसने कहा है कि बुधवार सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर फॉर्म 17 के आधार पर मतदान डाटा सार्वजनिक किए तो इससे मतदाताओं के बीच में भ्रम पैदा होगा। वजह यह है कि डाक पत्रों की भी गिनती इसमें शामिल होगी। डाक पत्रों की गिनती शामिल इसमें ये हो कि मतलब ये होता है, जैसे कुछ सरकारी कर्मचारी होते हैं जो अपने क्षेत्र में नहीं होते हैं, दूसरे क्षेत्र में उनकी मतलब ड्यूटी लगी होती है, किसी बॉर्डर क्षेत्र में उनकी ड्यूटी लगी, तो जो बैलेट पेपर के माध्यम से जो वोट देते हैं उनकी भी इसमें पूरी गिनती की जाएगी। इसमें जो मतदाता होंगे, आम मतदाता होंगे, उनमें इसमें भ्रम फैलेगा कितने वोट पड़े हैं, कितने नहीं पड़े। तो उसने वही पूरी लेके बात जानकारी कही है। कहा ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि मतदान डाटा प्रकाशित करने का दावा किया जा सके। निर्वाचन आयोग ने सी कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा एनजीओ एडीआर की याचिका पर दिया जवाब। ये जो आज की जो ये एक न्यूज़ है, बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी पत्र रद्द, इसके बारे में आप लोग को मैं कल डिटेल से बताऊंगी कि पूरा क्या मामला है, क्या इसके बारे में पूरी आपको जानकारी इसमें दी जाएगी। इसके लिए आप लोग को भविष्य में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। परीक्षा अधिकार का मामला नहीं, हाईकोर्ट का। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में जो पूर्णतः शैक्षिक नीति के दायरे में आते हैं, यह पूर्व विद्यार्थियों को शताब्दियों वर्ष परीक्षाओं का मौका देने का मामला है। ये आपको यहाँ पर इलेक्शन से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं इसमें चल रहा है 18वीं लोकसभा का चुनाव, अब उससे जुड़ी खबरें आएंगी। अब जल्दी 4 जून को नई सरकार बन के आएगी। 4 जून को मतगणना होने वाली है, तो नई सरकार एक बन के सामने आएगी। अब पता चलेगा कौन सी नई सरकार गई, तो उसके बाद आप लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें देखने को बहुत कुछ कहता है। कश्मीर में मतदाताओं का जोश, आपको पता होगा इससे पहले कश्मीर में 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वहाँ 370 धारा लगी थी। उसके बाद जब 370 धारा हटी तो वहाँ भी बहुत से लोगों ने मतदान में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो उसी में दिख रहा है कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुए थे, श्रीनगर में कितने मत मिले थे, और बारामूला जो लद्दाख का एरिया है इसमें कितने मत मिले थे। तो वही पूरा आंकड़ा यहाँ पास दिया हुआ है 2019 के लोकसभा का चुनाव का। वही पूरी राजनीति से जुड़ी आपको खबरें मिलेंगी। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो पड़े ना तो कोई बात ही नहीं। और ये खबरें आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यह है आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। आरोपों प्रत्यारोपों में ओझल हुए सार्थक मुद्दे। अब आपको पता होगा हमारे लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसमें जो सार्थक मुद्दे हैं, जैसे अगर हम उन मुद्दों के बारे में बात करें, जैसे जलवायु संपदा की रक्षा हो गई, आर्थिक संपदा के सृजन के लिए तेज विकास हो गया, रोजगार सृजन और शिक्षा में उद्योग और कारोबार की मांग अनुरूप सुधार, ऐसे विषय जिन पर देश में पूरी दुनिया में बातें नहीं हो रही है। पूरा भविष्य इसी पे निर्भर, लेकिन इन पे बातें नहीं हो रही। बातें हो रही तो किसमें बातें हो रही हैं कि अगर हम आप लोग को बताएं तो एक पक्ष कह रहा है कि संविधान बदल देंगे, कह कर डरा रहा, तो दूसरा पक्ष आपकी संपत्ति अल्पसंख्यों में बांट देंगे। ऐसे करके लोगों पे आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं। कोई जो सार्थक मुद्दा शिक्षा पे, बेरोजगार पे, जलवायु गुणवत्ता पे, ऐसे पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो उसी पे लेके आज आर्टिकल लिखा हुआ है। अगर आप लोग को इसमें इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। अगर आप लोग मेंस राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसमें से आपको कुछ मिल सकते हैं। शेयरों के वायदा सौदे में अधिक उतार चढ़ाव। पिछले गुरुवार यानी 16 मई को भारतीय शेयर बाजारों में शेयर का भाव अचानक कुछ मिनटों में 300 अंक ऊपर चला गया था। पिछले माह में एक दिन दोपहर 1:30 बजे से ऐसे उतार चढ़ाव दिखा जिनमें 2 ट्रेडिंग सत्रों के दौरान नए वायदा कारोबारियों को बहुत बड़ी धनराशि गंवानी पड़ी। इस तरह उतार चढ़ाव किया आम निवेशकों में बाजार विश्वास को हिलाने वाला नहीं है। उस समय ऐसा कोई बड़ा घटनाक्रम भी नहीं हुआ जिसमें यह इस तरह बाजार ऊपर नीचे होते हैं। ऐसे में सरकार और सेबी को इस तरह से उतार चढ़ाव में आम निवेशकों को बचाने के लिए नियम बनाने चाहिए।
आप लोग को पता होगा कि अर्थव्यवस्था है कभी भी ऊपर नीचे होती रहती है कि कितनी जीडीपी बढ़ती है, कितनी घटती है, कितने निवेश इसमें करते हैं, कितना सेंसेक्स बढ़ता है, ये सब चलता इसमें रहता है। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची देश की बिजली की मांग। 20 मई को दोपहर 2.38 लाख मेगावाट की दिल्ली की बिजली की कुल मांग। बेतहाशा गर्मी में दिख रहा है इसका असर। कई बिजली संयंत्रों में रख रखाव की दिक्कतों के चलते पूरी क्षमता से नहीं हो पा रहा है उत्पादन। इस वर्ष जून में 2.40 लाख और सितंबर में 2.60 लाख मेगावाट बिजली की मांग रहने की संभावना जताई जा रही है। अब आप लोग को पता है इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बार टेम्परेचर 27 डिग्री के ऊपर पहुंचने वाला है। वे आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। आज का जो आर्टिकल ये लिखा है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपको पता होगा एक जो हमारा देश इस समय इजराइल और जो फिलिस्तीन का संघर्ष चल रहा है उसी में लेके आज आर्टिकल लिखा है। नॉर्वे, आयरलैंड व स्पेन ने फिलिस्तीन को दो द्वीप राष्ट्र के रूप में मान्यता। बिफारा इजराइल, इन देशों में तत्काल अपने राजदूत बुलाए। यह कहकर इजराइल पर आतंकी हमला करने वाले हमास को इनाम मिला है। गाजा युद्ध के बीच इस कदम में इजराइल को लगा बहुत बड़ा झटका। अब आप लोग के सामने एक मैप आएगा, आप लोग की स्क्रीन में आप लोग इसे देखिएगा कि पहले जो फिलिस्तीन था वो कितना बड़ा था और अब के समय में फिलिस्तीन की क्या स्थिति है। तो आप लोग उसे पहले देख लीजिए, उसके बारे में हम इसके बारे में चर्चा। यहाँ पास आपको फिलिस्तीन और इजराइल का कुछ मैप देखने को मिल रहा होगा। पहले फिलिस्तीन 1947 में इस तरह के कुछ इसके एरियाज थे। पहले सबसे ज़्यादा फिलिस्तीन यहाँ पास, क्योंकि यहाँ फिलिस्तीन की ही आबादी थी और यहाँ पास इस्लामिक कंट्रीज, आपको पता है इस्लाम के कंट्री है, यहाँ बहुत से लोग मुसलमान और इस्लाम आप लोग को देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब इसराइल को वहाँ से पहले इसराइल कोई एक कंट्री नहीं थी, कोई एक राज्य नहीं था इसराइल। जब 1947 में आपको पता है इसराइल एक यहूदी धर्म की कंट्री है, इसमें बहुत से लोग यहूदी धर्म के लोग रहते हैं। जब 1947 में जर्मनी और फ्रांस में युद्ध हुए थे उसके बाद ही इसराइल को वहाँ से हटाया गया था। तो इसराइल अपने जगह मतलब अपने एक तलाश के लिए, एक स्थिति अच्छी स्थिति को उठाने के लिए, इससे अपनी स्थिति एक जगह स्थिर करने के लिए ये फिलिस्तीन पे एक थोड़े से हिस्से में आके बस गया था। आप लोग देख रहे हैं कि इसराइल का 1947 में कुछ इसराइल के ये कुछ हिस्से आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर भी फिलिस्तीन एक बहुत ही बड़ा एरिया फिर भी था। धीरे धीरे 1949 से लेकर 1967 में कुछ युद्ध के बाद इसराइल और हमास का युद्ध हुआ था। उसमें फिलिस्तीन के पास कुछ इतनी जगह थे। अब आज प्रेजेंट समय में इसराइल इतना बड़ा हो गया, उसने पूरे फिलिस्तीन के कब्जा कर लिया। कुछ आप लोग को इधर क्षेत्र देखने को मिल रहा है फिलिस्तीन का और कुछ इधर साइड, जिधर आपको एक गाजा वाला एरिया कुछ इधर आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है जो हमास एक है वो गाजा का एक आतंकी संगठन है। उसी पे लेके एक अभी कुछ दिन पहले सुकोत जब अपना ये इसराइल अपने एक यहूदी धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व मना रहे थे, तभी हमास ने लगभग 700 550 तक मिसाइल उस पर दागे थे। उसी पे लेके ज़्यादा युद्ध भड़क गया और 7 अक्टूबर से ये युद्ध शुरू हुआ था। और ये पूरा युद्ध का मेन मतलब था धर्म के नाम पे, क्योंकि आपको पता है जो इसराइल की राजधानी जेरूसलम है वहाँ 3 धर्मों का, यहूदी, ईसाई और जो मुस्लिम लोग का है ना, इन पूरे का एक धार्मिक स्थल है। उसी पे लेके विवाद पूरा चलता सामने आ रहा है। अभी हाल ही में मतलब जो नॉर्वे है, आयरलैंड, स्पेन है, इन्होंने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मंजूरी दे दी है। अब इसमें बात आती है कि भारत इसमें क्या फिलिस्तीन को मंजूरी एक राष्ट्र के रूप में दी है कि नहीं। आपको बता दें भारत इसे 1988 में ही इसे मंजूरी दे दी है कि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में देखा जाएगा। अब आपको पता है भारत समेत संयुक्त राष्ट्र के 2/3 देश दे चुके हैं फिलिस्तीन को मान्यता। 28 मई को प्रस्तावित और औपचारिक मान्यता के साथ ये 3 देश 140 से अधिक देशों के उस समूह में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने वर्ष में फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। मतलब जो ये 3 देश हैं नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, ये 3 देश 140 के रूप में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र में मान्यता दी है। संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं जिसमें से लगभग 2/3 सदस्यों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, जिनमें भारत, रूस, चीन शामिल है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन एक स्वतंत्र राष्ट्र के फिलिस्तीन को देखते हैं, लेकिन अभी उन्होंने मान्यता नहीं दी। इसमें अभी वो लोग भी विचार कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इसमें बातचीत के जरिए समाधान के हिस्से के रूप में आना चाहिए। यूरोपीय संघ फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देता है, लेकिन इसे 27 देशों में से 8 देश पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्वीडन और साइप्रस फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देते हैं। तो ये लेके विवाद चल रहा है कि इसमें मतलब जो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में शामिल किया जाए कि नहीं। जो UN है ना, संयुक्त राष्ट्र, उसी पे बात हो रही है।
बिश्केक में स्थिति हो चुकी है समान भारतीय दूतावास। आपको पता है कुछ दिन पहले किर्गिस्तान में एक ऐसे बहुत से आतंकी भड़क गए थे, मतलब उसमें था कि बहुत से छात्रावास जो रहते हैं भारतीय दूतावास के छात्रावास में, वहाँ के किर्गिस्तान के लोगों का कुछ हमला हो गया, तो उसी पे लेके बातें चल रही थी। 2 सप्ताह में विदेशी और स्थानीय क्षेत्रों में चल रहा था यह संघर्ष। किर्गिस्तान में 17,000 भारतीय छात्र अध्ययन करने के लिए गए थे और परिवार उनके चिंतित भी थे कि हमारे बच्चे सुरक्षित है या नहीं। लेकिन अभी भारतीय दूतावास जो किर्गिस्तान में स्थित है, उसी पे वहाँ से यह रिपोर्ट आई है कि वहाँ की अभी स्थिति कायम है। अब यहाँ आपको आईपीएल से जुड़ी पूरी खबरें मिलेंगी। आपको देखिए स्पोर्ट चल रही इस समय, इसमें आईपीएल चल रहा है। आपको पता होगा इस समय आईपीएल की जो प्लेऑफ में जो शामिल 4 टीमें, उसमें अब पहले आपको केकेआर भी शामिल होगा, अब राजस्थान जो रॉयल्स है वो भी शामिल हो गई है और आरसीबी को हराकर अब जो राजस्थान रॉयल्स है वो इसमें शामिल हुई है। यहाँ आपको परीक्षा के बारे में से जनरल से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। अमेरिका में पहली बार मानव अंग को जोड़ने में सफलता मिली। 1962 में आज ही दिन अमेरिका डॉक्टर ने पहली बार कटे हुए मानव अंग को जोड़ने में सफलता मिली थी। डॉक्टर रोनाल्ड ए मॉल्ट और जे मैक्सान के नेतृत्व में 12 सर्जरी की टीम ने 12 वर्षीय लड़के के कटे हुए हाथ को जोड़ा था। एक दुर्घटना में ट्रेन पहिए में उसका हाथ कट गया था। सन माइक्रोसिस्टम में प्रोसेसिंग लैंग्वेज जावा लॉन्च किया। 1995 में आज ही प्रोसेसिंग लैंग्वेज जावा को लॉन्च किया गया था। इससे जोम्स रोजलिंग ने विकसित किया था। आज यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय प्रोसेसिंग लैंग्वेज में से है, जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपमेंट और मोबाइल फ़ोन प्रोसेसिंग में किया जाता है। अभी आपको मूवीज़ जुड़ी खबरें मिलेंगी। अगर इंटरेस्ट हो पा रही है ना तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसी खबरें इस वक्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न है उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? नीचे इसके कुछ भी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो आइए हम लोग इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण और सामान्य संबंधों को बनाए रखने का निर्देश देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवाद के समाधान को प्रोत्साहित करना है। ये प्रावधान भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में निहित है। हालांकि ये किसी अदालत द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब ये होता है कि आपको पता है, जब आप लोग मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में तुलना करके पढ़ेंगे तो इसमें से आपको एक विशेषता मिलेगी मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अगर नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे नहीं जा सकता है। राज्यों का यह कर्तव्य है कि लोगों के कल्याण के लिए कानून बनाते समय निर्देशकों सिद्धांतों पर विचार करें। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इससे भी आप लोग जानते रहिए। और आप लोग ये बताइए कि जो मौलिक अधिकार है वो किस संविधान के मूल स्रोत से लिया गया है। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।